हिंदी की साहित्यिक कहानियों के चैनल में आज सुनिए चंद्रकिरण सोनरिक्शा जी की लिखी हुई कहानी किराए की माँ। चंद्रकिरण सोनरिक्शा जी हिंदी साहित्य की उन महान विभूतियों में से एक हैं जिनके लेखन ने हिंदी साहित्य को गौरव और गरिमा प्रदान की। प्रस्तुत है कहानी किराए की माँ। जुगनी के दूध की परीक्षा ली जा चुकी थी। उसका दूध डॉक्टर ने पास कर दिया था। दूध को परीक्षण के लिए भेजते समय उसका मन धड़ धड़ कर रहा था कि पिछली बार की भांति इस बार भी दूध खराब न निकले, क्योंकि इस बार भी यदि वो किसी भाग्यवान के मात्रहीन शिशु की धाय न बन सकी तो उसका पति उसे मार मार कर भुर्ता बना डालेगा। जापे में 10 दिन तक निरंतर गुड़ खाने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से पिछली बार उसका दूध पतला और दस्तावर निकला था और उस बार वो किसी की धाय न बन सकी थी। वो अपने बच्चे को दूध पिला सकेगी, इस खुशी में उस बार उसे वो दूध खराबी का सर्टिफिकेट भगवान का वरदान प्रतीत हुआ था। परंतु जब सास ने क्रोध में आकर कई बार जलती लकड़ी से उसकी पीठ दाग दी और पति ने 2-2 दिन तक रोटी ना खाने दी तो वो खराब दूध भी इतना कम हो गया कि उसकी बच्ची, वो पहलौठी की बच्ची जो जुगनी के ब्याह के 6 वर्षों बाद उसकी कोख में आई थी, 3 महीने की ही होकर चल बसी। इसे भगवान की कृपा कहो या अभिशाप कि वो अपनी मुनिया को भली भांति रोकर भुला भी न पाई थी कि उसी मास ही उसके पेट में दूसरी मुनिया आ गई। आज उसकी लड़की 9 दिन की ही थी कि प्रयाग के प्रसिद्ध वकील जगदम्बा सहाय के बड़े मुंशी उनके पोते के लिए धाई की आवश्यकता लेकर आ पहुँचे। सास ने आंखों में अंतर की समस्त ज्वाला भरकर उससे कहा, कुलच्छनी, इस बार भी तेरा दूध फिट ना बैठा तो हराम की को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। पठिया को 8 वर्षों से पाल रहे हैं। बांझ बजौटी ने पिछले साल एक पिलिया जनी भी तो दूध खराब कर लिया। सोचा होगा क्यों जाऊं किसी का बालक पालने, अपनी छछूंदर को ही भर पेट पिलाऊंगी। सो चली गई 3 महीने में गोद खाली करके। आज खबरदार जो रोटी खाई, दूध भारी पड़ जाएगा। पति ने भी आध सिर दूध का हंडा लाकर हाथ में थमाते हुए अधिकारी स्वर में कहा, गरम दूध पीकर तू सोंठ की फांक ले ले। सवेरे दूध की डॉक्टरी होगी। लौंडिया के पोतरे धोने को पानी में हाथ दिया तो तू ही जानेगी। ठंड लग गई तो दूध में बलगम उतर आएगा। गरम दूध पीने से रात को जुगनी के स्तनों में दूध उमड़ आया था। 9 दिन की नन्ही बच्ची को सोते से जगाकर कई बार पिलाने पर भी उसकी कुर्ती और बंडी दूध से तर होकर अकड़ गई थी। सवेरे ही डॉक्टरी के लिए कांच के गिलासों में दूध भेज देने के बाद भी जब वो लड़की को दूध पिलाने लगी तो दूध की तेज धार संभल न सकने के कारण बच्ची ने घबरा कर स्तन छोड़ दिया था। जुगनी ने तब हथेलियों से हल्के हल्के दाब कर थोड़ा दूध धरती पर गिरा दिया। फिर 2 उंगलियों से स्तन को दबाकर दूसरे हाथ से बच्ची का सिर तनिक ऊपर उठाकर दूध पिलाया। इतना दूध? जुगनी सोचती, यदि उसे एक सेर गर्म दूध पीने को मिले तो वह आसानी से 2 बालकों को दूध पिला सकती है। परंतु जो 50 रुपये महीना और खुराक देगा वो भला अपने बच्चे के हिस्से का दूध दूसरों को क्यों पिलाने देगा? और उसे लगा वो एक गाय है जिसे चारा केवल इसलिए दिया जाता है कि दूध दे। गाय? पर गाय तो उससे अच्छी रहती है, उसके बछड़े को कोई उससे जुदा तो नहीं करता। दोनों समय 2 थन न सही, 1 थन तो बछड़े को मिलता ही है। परंतु जुगनी की बच्ची, उसने दूध पीते पीते सो गई बच्ची को छाती से लगा लिया। इतना भींचा कि लड़की रो पड़ी। हुआ और अपना नन्हा सा मुँह फाड़ कर वो फिर स्तन ढूंढने लगी। दूध मिल गया और बच्ची धीरे धीरे चुस्कियाँ ले लेकर पीने लगी। दोपहर की गाड़ी से जाना होगा। उसके पति ने अपनी प्रसन्नता को गंभीरता के आवरण से ढकने का प्रयत्न करते हुए आकर कहा, दूध फिट बैठा है। मुंशी जी कहते हैं साबुन से सिर धोकर नहाकर तैयार हो जाए, हाथ पैरों के नाखून काट कर साफ कर ले। वो धोती जमफर लाए हैं, उसे पहनकर चलना होगा। बड़े घर का रहन सहन है, जरा अदब कायदे से रहना। दूध फिट है सुनकर जुगनी के मन में एक लहर सी उठी। उस हिलोर में प्रसन्नता थी या दुख, इसका विश्लेषण कोई मनोवैज्ञानिक ही कर सकता है। किंतु पति के अगले वाक्य सुनते न सुनते उसकी आंखों में सावन उमड़ आया। सिर नीचा करके वो चुपचाप बालिका के नन्हे नन्हे तलवे सहलाने लगी। छोटे छोटे सांवले पैर जो काफ़ी दुबले भी थे, दुबले छोटी ककड़ी से, मुलायम हाथ
गोल छोटी बटिया सा मुंह, जिस पर पीछे से चपटी और आगे से तनिक फैली नाक और गोल गोल मुदी हुई आँखें। उसने अपना आंसू से भरा मुख बालिका के सांवले गालों पर रख दिया। सास ने कृत्रिम आदर से कहा, बहू ये क्या कुलच्छन है? सगुन साहित लौंडिया गोदी में लेकर रो रही है। तुझे औलाद के बुरे भले का भी ज्ञान नहीं? उठ के नहा धो ले। ला इसे मुझे दे। देख तो प्रसादी की बकरी भी कैसे वक्त पर ब्याही है, मानो भगवान ने सब प्रबंध पहले से ही कर दिया हो। बस अब इसे कोई दुख थोड़े ही हो सकता है। लिया और फोहे से दूध पिला दिया। अजी जहाँ 3-4 महीने की हुई कि मैं तो गिलासी मुंह से लगा दिया करूँगी, गुटर गुटर पी लिया करेगी। जुगनी ने सास की हितैच्छाएं सिर झुकाए हुए सुन ली। सास जल्दी जल्दी रोटी बना लेने के विचार से खपरेल के बने बरामदे में जाकर चूल्हा सुलगाने लगी। रोटी बनाकर उस 9 दिन की पोती के गुदरी बिछौने भी धोने होंगे, क्योंकि जुगनी तो दोपहर की गाड़ी से चली ही जाएगी। अब तो रात को भी उठ उठ कर उसको दूध पिलाना पड़ेगा। जाड़े की रातों में गर्म बिछौने से निकलकर दूध गर्म करने की कल्पना बुढ़िया को बहुत पसंद नहीं आई। अपने दुग्धहीन बैगनों से स्तनों को देखकर उसने सोचा, ना होगा रात को शहद लगाकर वो इन्हीं बालिका को चुसा दिया करेगी, पर बिना दूध के अगर चुड़ैल ने छाती ना ली तो? हाँ बाबा, आजकल के बालक भी कलजुगहे होते हैं। चूल्हे से दृष्टि हटाकर बुढ़िया ने कोठरी में झांका। जुगनी उसी प्रकार मुंह औंधाए बालिका पर झुकी हुई सिसक रही थी। बहू, सास ने तीखेपन से कहा, एक तू ही निराली लड़कोरी हुई है। अरे अपनी जात में तो सभी को अपना बच्चा छोड़कर जाना पड़ता है, और तू न जाना चाहे तो अभी बता दे, मैं लच्छू की बहू को तैयार करूं, पर उसकी छुरी तो आज 2 दिन की ही हुई है। जुगनी पीठ में चाबुक खाई घोड़ी की भांति चमक कर सीधी बैठ गई। बालिका को खटोले पर लिटाकर उसने भरे स्वर में पूछा, साबुन कहाँ रखा है, लाओ नहा लूं। छप्पर में घुसी सनलाइट की टिक्की निकालकर सास ने कोठरी में फेंक दी। फिर रसोई की गगरी को पत्थरों वाली पटिया के पास रखकर बोली, ज़्यादा देर पानी में मत रहियो, कभी सीत आ जाए। छोरी की फिक्र तू क्यों करे है? मैं कोई सौतेली तो नहीं हूँ। मूल से ब्याज प्यारा होता है, अपनी जान से ज़्यादा रखूँगी। जुगनी बोली नहीं। सास को पोती से बैर है ऐसा वो नहीं समझती। सास उसे बकरी का दूध पिलाने में कंजूसी करेगी ऐसी धारणा भी उसकी नहीं है, परंतु वह अपने मन को क्या कहे। सिर पर पानी की धार छोड़ी ही थी कि बालिका कुनमुना उठी। धोती से सिर पोंछकर लपक कर खटोले पर जा लेटी। नरम रुई के फूल जैसे दूध भरे स्तनों की गर्मी पाकर बच्ची ने दोनों हाथ फैलाकर मुंह फाड़कर सिर को छाती में घुसा लिया। दूध मुंह में लेकर बिना चूसे ही वो निश्चिंत भाव से सो गई। हाय मेरी बच्ची, कल से किसकी गोद में मुंह देकर सोएगी? इसे तो अंगूठा चूसने की भी आदत नहीं है। जुगनी ने धीरे धीरे स्तन छुड़ाकर उसका अंगूठा मुंह में दे दिया। बालिका नींद में थी, सोती रही। सिग्नल डाउन हो गया था। सास कई बार बच्चे को मांग चुकी थी, पर जुगनी का मन उसे गोद से देने का न करता था। अरे गाड़ी आ रही है कहकर मुंशी जी अपना बिस्तर इत्यादि कुली को संभलवाने लगे। स्टेशन पर एक भगदड़ सी मच रही थी। तीसरे दर्जे के मुसाफिर कुलियों पर और अपने कंधों और सिरों पर गठरी बक्से उठाकर इधर से उधर दौड़ने लगे। जुगनी ने लड़की को छाती से चिपका लिया। दूध की सहस्र धारें आंचल से फूटकर धोती को तर करने लगीं। उसे लगा मानो देह का सारा रक्त आज दूध बनकर बच्ची को प्लावित करने उमड़ पड़ा है। अरे अब उसे छोड़ेगी या नहीं? सास ने कड़े हाथों से बच्ची छीन ली। जुगनी की बरसाती आंखें इंद्रधनुषी रंग की हो गईं, लाल, पीली, नीली और फिर धुंधली मटियाली। हृदय में भग से एक आग की लपट सुलगी, जो आंसुओं का अर्घ्य पाकर तुरंत ही अधबुझी सी हो गई। उसने सोती हुई बच्ची के पांवों की उंगलियां चूम लीं। हरे उर्द के दानों सी नन्ही उंगलियां वो 2 क्षण तक अपनी हथेलियों से सहलाती रही। अम्मा, उसने रुंधे स्वर में कहा, जल्दी जल्दी चिट्ठी डालियो। मुनिया की राजी खुशी। और अगले शब्द गले में फंस गए। सास का हृदय भी द्रवित हो गया था। बच्ची को दुलारते हुए बोली, तू काहे को जी छोटा करती है? मैं तीसरे रोज चिट्ठी डलवाया करूँगी। 1 बरस की ही तो बात है, कोई सदा को थोड़े ही छोड़ रही है। गाड़ी आ गई। जनाने इंटर में जुगनी को बैठाकर मुंशी जी स्वयं मर्दाने में जा बैठे। धुंधली पानी भरी आंखों से खिड़की पर सिर टिकाए जुगनी सास को नहीं, गोद में लिए बच्ची को देखती रही।
सरकती ट्रेन पर अधीर मना पति ने घूंघट में आंखें डाल तसल्ली देनी चाहिए, पर जुगनी की आंखें तब कुछ भी न देख पाईं। गाड़ी चल दी। बड़ा सा जंगलेदार फाटक था और समीप खुखरी लगाए गुरखा दरबान। मुंशी जी के पीछे तांगे सुतरी जुगनी के पग उस कोठी की विशालता से संभ्रम द्वार पर ही रुक गए। मुंशी जी के हाथ से बुलाने पर वो घूंघट संभाल कर आगे बढ़ी। अरे घूंघट जरा कम ही रखो बाबू, पोपले मुंह से मुंशी जी ने कहा। यहाँ सब नए फैशन के साहब लोग रहते हैं। जुगनी ने आंचल थोड़ा ऊंचा कर लिया। भीतर हॉल कमरे में पड़ी विशाल गद्देदार कुर्सियों को, किताबों की शीशेदार अलमारी को, फर्श पर बिछी शेर की खाल को जुगनी अचरज भरी दृश्य से ताकने लगी। रेल की पूरी रात भर की यात्रा में तो वो अपनी मुनिया की याद में ऐसी डूबी रही कि सोते जागते कब प्रयाग आ गया उसे पता ही न चला। और अब ये इंद्रमहल। जुगनी कहाँ किस कोने में खड़ी हो? मुंशी ऊपर खबर देने चले गए। 5 मिनट बाद आकर कहा, चलो मेम साहब बुलाती हैं। दूध के बाहर से तने और दुखते हुए स्तनों को सीधे हाथ से आंचल के ऊपर से दबाए संगमरमर की सफ़ेद सीढ़ियों पर फिसलने के भय से जमा जमा कर पांव रखती जुगनी ऊपर पहुंची। धाय के आने का समाचार इतनी देर में बहू जी, वृद्धा माँ जी, छोटे साहब और बड़े साहब सभी तक पहुंच गया था। मेम साहब अर्थात बड़े साहब की पत्नी, जिनके बालक के लिए जुगनी बुलाई गई थी, पलंग पर तकिए के सहारे आधी लेटी हुई बैठी ले रही थीं। पास ही उनकी नर्स बच्चे के जंगलेदार नन्हे पलंग पर हाथ रखे धाय देखने की उत्सुकता में द्वार की ओर ताक रही थी। 2 चम्मच चीनी पड़ी चाय से उत्पन्न मुस्कान मुख पर लाकर मेम साहब ने कहा, अच्छा तुम आ गईं? आओ, डरती क्यों हो? क्या नाम है तुम्हारा? जी जुगनी। नाम तो बड़ा अच्छा है। नर्स, इसे भी एक प्याली चाय बना दो, रात भर सफ़र में ठंड खाई होगी। वृद्धा माँ जी हाथ में सुमरनी लिए अपनी बिना किनार की सिल्क की साड़ी सलर सलर करती कमरे में प्रवेश कर रही थीं। चाय का नाम सुनकर बोली, हो बहू, इसे चाय मत दो, दूध में खुश्की बढ़ जाएगी। अरे इसे तो दूध में पीपा उबलवा कर पिलवाओ। गंगाराम को बाजार भेजकर थोड़ा गोंद मंगवाओ, आज ही पंजीरी भी बनवा दूंगी, नहीं तो दूध तगड़ा कैसे होगा। लाओ नर्स, जरा लल्ला को इसे दे दो, तनिक छाती मुंह में दे दे। नहीं नहीं, नर्स ने बेधक कर कहा, क्या गजब करती हो माँ जी, सफ़र से आई है, पहले डिसइंफेक्ट तो हो ले। बेरा, नीचे गर्म पानी में डिटॉल डालकर गुसलखाने में रखवाओ। क्यों मेम साहब? ओह यस। मेम साहब ने चाय का अंतिम घूंट भरा और प्याला रख दिया। जुगनी यंत्र 40 सी बेरा के पीछे चल दी। जिस बच्चे के लिए वो आई थी उसके पलंग और ओढ़े हुए नीले रेशमी नन्हे लिहाफ की झलक वो कमरे में देख आई थी। साथ ही अपने घर की गुदरी में लिपटी खटोले पर सोई मुनिया का चित्र भी आंखों के सामने फिर आ गया। नहाते हुए गर्म पानी पड़ने से रात भर के भरे स्तनों से दूध की फुहारें छूटने लगीं, साथ ही हल्का मीठा मीठा दर्द भी। उसने काफ़ी दूध धरती पर निचोड़ दिया। स्तन तो हल्के हो गए, पर मन और भी अधिक बोझिल हो गया। ये उसकी मुनिया के हिस्से का दूध यूँ धरती पर बिखर रहा है और वो शायद रात भर भूखी रोती रही होगी। सास इस समय रात के जूठे बर्तन मल रही होगी और उसकी मुनिया कदाचित मूत कर गीले बिछौने में पड़ी चिल्ला रही होगी। खूब जी भर रोने के बाद उसने गीली धोती से रगड़ कर मुँह पोंछा, सूखी सफ़ेद धोती पहनी और बाहर आई। नौकरानी उसे नीचे ले गई। गृह स्वामिनी बहू जी अर्थात लल्ला की दादी ने अपने सामने उसे पीपल मुनक्कों का आधा सेर दूध पिलवाया। वृद्धा माँ जी ने ताजी पिसी सोंठ का हलवा बना भेजा और फिर बहू जी के साथ साथ ही उसे मेम साहब के कमरे में जाने को कहा गया। बैठ जाओ, नर्स ने उससे कहा और फिर मखमली कुर्ते पर बेबी वूल से बुने बाहाँदार स्वेटर, मोजे और टोपे से ढके उस देव कुमार से सुंदर शिशु को फूल की भांति आहिस्ता से उसकी गोद में दे दिया। क्यूटिकोरा पाउडर की भीनी सुगंध से जुगनी का मन मोह उठा। वो बालक को देखती ही रह गई। इतना सुंदर, कैसे गुदगुदे हाथ पांव हैं, मुंह माथा कितना चौड़ा है। उसे संकोच सा लगा। दूध पिलाओ जी, नर्स ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। पहले 10 मिनट तक दाहिना फिर बायां। जुगनी का स्वप्न टूट गया। दूध पिलाए? हाँ, इसीलिए तो उसे यहाँ लाया गया है। पर वो कैसे उस बालक का स्पर्श करे? अपनी मुनिया को गोद में उठाकर तो उसने ये सब कभी नहीं सोचा। सोते में भी अभ्यासवश स्तन टटोल कर मुँह में दे देती थी। आंचल से ढके शिशु के लिए वो वैसे ही बैठी रही। धाय, दूध पिलाओ।
वृद्धा मांझी ने बढ़ावा दिया। इस समय तुम इसे अपना ही बालक समझो। अरे बच्चे को तो जो दूध पिलाए वही उसकी माँ, कोई पेट में रख लेने से ही तो माँ थोड़ी ही हो जाती है। सास की हाँ में हाँ मिलाकर प्रौढ़ा बहू जी ने कहा, जमाना ही खोटा आ गया है। आजकल तो जरा माँ बीमार हुई और उसका दूध खराब हुआ, फिर तो बोतल या धाय ही बच्चे की माँ बनते हैं। मेम साहब, सास और पितामह के व्यंग न समझती हूँ, ऐसा नहीं है, पर इन ओल्ड मूर्खों की बातों से डर कर वो साल भर तक दूध पिलाने की इल्लत गले लगाए रहें, ऐसी मूर्ख वो नहीं है। छी छी, हर 3-3 घंटे पर 20-20 मिनट तक दूध पिलाओ, मूंग का दलिया खाते खाते दिन गुजारो, न डिनर पार्टियों में जाओ न थिएटर इत्यादि में। ऐसे मूर्ख और ही होंगे। गोद की महक पाकर बालक दूध के लिए हाथ पांव फेंकने लगा। जुगनी अभ्यासवशी सबकी ओर से पीठ करके बालक को दूध पिलाने लगी। बच्चे ने कई दिनों से स्तनों को मुंह न लगाया था। हर समय वो कड़ा गंदा बोतल का निपल, जिसे वो दूसरी चुस्की खींचते ही जान लेता था कि ये माँ का स्तन नहीं, उसे पीना पड़ता था। उसकी जगह फिर मांसल गोद और भरे दूध के वेग से तर्राए स्तनों का स्पर्श। बालक हुलस कर गाय के नन्हे बछड़े की भांति सिर मार मार कर दूध पीने लगा। दोनों नन्हे गुदगुदे हाथों में स्तन पकड़ने का सफल असफल प्रयत्न भी लगातार जारी था। जुगनी को भी आराम पहुंचा। पके फोड़े से दुखते स्तन अपनी स्वाभाविक दशा में जो आने लगे थे, पर साथ ही उसके नेत्र भी रात भर के रुके मेघ बरसाने लगे। उसकी मुनिया का दूध ये अनजाना अनदेखा बालक पी रहा है। वो स्वयं ही पिला रही है और उसकी मुनिया इसी दूध के लिए बिलबिला रही होगी। आज कौन उसकी नींद सोया होगा, कौन जगा होगा? रात को 10 बार किसने उसके बिछौने के नीचे सूखा वस्त्र बिछाया होगा? जाने अब तक बकरी का दूध घर पर आया होगा या न? वो बेचारी भूखी ही खटोले में पड़ी चीख रही होगी। उसने पलंग पर लेटी मेम साहब पर दृष्टि डाली। अच्छी खासी तो दिखती हैं, मेवा मिठाई खाते भी इनका दूध खराब हो गया। नर्स ने कलाई घड़ी देखकर टोका, अब इधर का पिलाओ, बेबी का सिर हाथ से ऊंचा रख लो ये तकिया रख लो घुटने के नीचे, हाँ अब ठीक। और वृद्धा मांझी सुमरती फेरती हुई बोली, अब मेरे जी को चैन आया। बाबा रे, बिना माँ का दूध पिए भला बालक को संतोष होता है? बालक भगवान का रूप होते हैं, उनकी आत्मा को कष्ट देकर कैसे किसी गृहस्थ का मंगल हो सकता है? बहू जी बोली, धाय तनिक बालक को दुलराओ, वो पत्थर की मूरत बनी क्यों बैठी हो? अरे रो क्यों रही है? वाह, हमारे बच्चे को गोद में उठाकर आंसू क्यों डाल रही हो? जुगनी ने धोती की खूंट से आंसू पोंछ लिए और बच्चे का सिर सहलाने लगी। 2-3 दिन में नर्स ने जुगनी को सब कुछ बता दिया। रात दिन में कितनी बार दूध पिलाओ, कितनी बार सुलाओ, कैसे कपड़े पहनाओ और नहलाना, पाउडर लगाना, सभी कुछ। माँ जी अपने सम्मुख जुगनी को नाश्ता देती, बहू जी स्वयं उसके लिए दलिया खिचड़ी बनवाती और मेम साहब दोनों समय मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या क्रूशन साल्ट पिलवाती। ठंडे पानी में हाथ देने की उसे सख्त मनाही थी। बेबी की देख रेख के अतिरिक्त उसे और कोई काम नहीं था। शीघ्र ही वो बुनाई करना भी सीख गई और फालतू समय में वो बेबी के नन्हे कपड़ों पर इस्त्री करती या उसके मोजे, टोपा या स्वेटर बुनती। किंतु इतने सुख, इतने यत्न के मध्य भी उसे अपनी मुनिया नहीं भूलती। यही नहीं, पहली मरी मुनिया की भी याद आ जाती। हाय, उसे पानी में भीग भीग कर काम करना होता था, बर्तन चौका, और खाने को मिलता था मटर ज्वार। तभी तो उसकी मुनिया का पेट खराब हो गया था और ठंड लगते ही वो निमोनिया से मर गई। अब इस बेबी के कारण उसे दूध, दलिया, सोंठ और पंजीरी खाने को मिलती है। यहाँ तक कि उड़द की दाल या चने का साग की सूरत भी उसने यहाँ नहीं देखी। लाल मिर्च के लिए वो तरस कर रह गई है। बेबी दूध पीता है और 2 महीने का ही होने पर हंसने लगा है। वजन में पूरा 20 पाउंड है। जुगनी को देखते ही दूध के लिए मुंह फाड़ कर रोने लगता है। उसे लेने से उसकी गोद भर जाती है, पर मन कुछ खाली उठता है। वो उसका तो नहीं है, क्या करे वो उससे मुंह बढ़ा के। 1 साल बाद तो उसकी सूरत देखने को भी तरस जाएगी। कल सास की चिट्ठी आई थी, मुनिया को 8 दिन से बुखार आ रहा है, ठंड लग गई थी, दस्त भी हैं। पर जुगनी फिक्र ना करे, छुरियाँ तो ऐसे ही लोट पोट कर ठीक हो जाती हैं। जुगनी को अपनी बच्ची की दुबली मूर्ति याद आ गई। उसने उसे 9 दिन का छोड़ा था और कल्पना में वो उसे अब भी उतनी ही नन्ही दिखाई पड़ती थी। सारे दिन वो अनमनी रही, न ढंग से खाया न काम किया। बेबी को चोरी से समय असमय दूध पिलाकर मन को संतोष देना चाहा,
पर हाय मेरी बच्ची बुखार में तपी हुई खटोले पर छटपटा रही होगी और मैं आराम से गद्देदार पलंग पर बैठी दूसरे के बच्चे को दूध पिला रही हूँ। उसने बेबी के मुंह से स्तन निकाल लिया। बालक रोने लगा तो विरक्ति से बिछौने पर लिटा दिया। नहीं, वो 50 रुपये महीने के लिए अपनी बच्ची को मरने नहीं देगी, चाहे सास मारे चाहे वो घर से निकाल दे। मैं मजदूरी करके अपने मुनिया को पाल लूँगी। अभी मेम साहब से कहती हूँ दूसरी दहाई का इंतज़ाम कर लें। उसने दिल में निश्चय किया। अरे आया ओ आया, घर भर में शोर पड़ गया था। बेबी क्यों रो रहा है? देखना पेट में दर्द तो नहीं है? अरे वाह, उसे पलंग पर नंगा लिटा दिया है। वाह वाह, मांझी ने बिगड़ कर कहा। तभी तो कहती हूँ कि बालक को कभी आंख से ओझल ना होने दो, पर इस अंग्रेजी फैशन को मैं क्या कहूँ। जुगनी ने डर से सिमट कर बच्चे को उठा लिया, पर मन में खींच गई। इस बच्चे के लिए उसने परहेज करने में हद तोड़ दी है। रातों जाग कर टाइम से दूध देती है, पर जरा सा रुला दिया तो घर भर पीछे पड़ गया। उस दिन उसे रसोइये से मांग कर भरपेट पराठे और गोश्त खाया, ऊपर से ठंडा पानी पी लिया। सवेरे उठकर ठंडे पानी से नहा भी ली और उसके फलस्वरूप उसे तो जुकाम ही हुआ, पर बेबी को बुखार आ गया। डॉक्टर और नर्स दोनों ही आ गए थे। डॉक्टर ने आले से भली भांति बालक को देखा। ठंड लग गई है, पेट भी सख्त है। डॉक्टर बोला, धाय को खाना क्या दिया था? मांझी ने उत्तर दिया, मैं तो दूध दलिए के सिवाय रोटी तक गिनती से दिलवाती हूँ, पर इन लोगों की बदजाती को क्या कहूँ। कल ही नज़र चूकी और पराठे गोश्त भर लिया। बहू जी ने कहा, ऐसी लार टपकी पड़ती थी तो जरा बहुत चख लेती। अरे इसी बालक की खातिर ही तुम्हारे इतने नाज नखरे सहते हैं। जो उसका ख्याल नहीं करोगी तो क्या तुम्हारी पूजा करने को थोड़े ही लाए हैं? मेम साहब ने कहा, गंवार औरत बच्चे पालना क्या जाने। जुगनी सिर झुकाकर चुप सुनती रही। डॉक्टर ने जुगनी की जीभ देखी, नब्ज टटोली। अरे इसे भी तो ब्रोंकाइटिस है। अच्छा 2 दिन बेबी को इसका दूध मत पिलाना। डॉक्टर चला गया। जुगनी को कड़ी दवा का मिक्सचर पीने को मिला और नर्स बेबी पर तैनात हो गई। इतने दिनों बाद आज फिर से बोतल के निप्पल का स्पर्श। बेबी अब काफ़ी समझदार हो गया था। इधर उधर मुंह फेर कर उसने निप्पल मुंह से हटा दिया। नर्स ने दोबारा बोतल लगाई। बालक विवश होकर निप्पल दाबे रखा, परंतु नर्स का हाथ जरा ढीला पड़ा कि बोतल खींचकर बेबी ने मुंह से हटा दिया। बोतल फर्श पर जा पड़ी और खन्ने से चूर हो गई। बेबी लगातार रो रहा था। टहलाते टहलाते नर्स परेशान थी। मांझी, बहू जी, यहाँ तक कि मेम साहब तक उसके रोने से घबरा रही थीं। रह रह कर जुगनी पर व्यंग बाण छूटते थे। जुगनी इन तानों से तो दुखी थी ही, और बच्चे के रोने से उसका दिल मसला जा रहा था। फूल सा बालक रो रो कर सो गया था। आंसुओं की लकीरें उसके गोरे ज्वर से तमतमाए मुखड़े पर खींची हुई थीं। क्यों मैं ठंडे पानी में नहाई? क्यों गोश्त पराठे खाए? क्या बिना खाए जीभ गिरी जाती थी? पर आया है तो क्या, अब तो मैं ही इसकी माँ हूँ। मुनिया तो उधर बीमार है ही, ये भी बीमार हो गया। यदि इसे कुछ हो जाए तो? उस दिन बिना कुछ खाए पिए वो बेबी के कमरे के चारों ओर चक्कर काटती रही। उसे भीतर जाने की मनाही थी, क्योंकि बेबी उसे पहचानने लगा था। रात आ गई और नर्स की पलकें झुकी पड़ती थीं। पाँव कमरे में घूमते घूमते पथरा गए, पर बेबी था कि सोने का नाम न लेता था। खींची हुई नर्स माथे पर बर डाले उसे हाथों पर झुला रही थी। मिस साहब, जुगनी ने धीरे से आकर कहा, तनिक देर को मुझे दे दें। यहाँ से चली जाओ, नर्स गुर्राई। बेबी ने आवाज़ सुन ली तो आफत कर देगा। तुम्हारी ही तो सारी मेहरबानी है। जुगनी सूखे मुंह किवाड़ों की ओट हो गई। 11 बजे मुश्किल से बेबी को पलंग पर सुलाकर नर्स वहीं पड़ी आराम कुर्सी पर लेट गई, बेखबर सो गई। पंजों के बल चलती हुई जुगनी भीतर आई। बिल्ली की हाथ बेबी को उठाया और दालान में जाकर मूढ़े पर बैठकर स्तन खोलकर मुंह में दे दिया। बेबी ने आँख खोल दी। निश्चल सुख से दीप्त 2 चमकते सितारे। जुगनी ने बालक का मुख चूम लिया। बेबी जूजू आया। जुगनी ने जीभ निकालकर आंखें ऊपर चढ़ाकर दिखाईं। डर कर बेबी ने मुंह बिसूरा। जुगनी हंस पड़ी। बेबी भी रोना भूलकर हंसने लगा। ऊपर नीचे के 2-2 दांत चमक रहे थे। बेबी ता ता, जुगनी ने तालियां बजाईं। बेबी भी डगमग पाँवों से खड़ा होकर नन्ही सी हथेली बजाने लगा। बेबी किसका बेटा है? मेरा, जुगनी ने स्वीकारोक्त में सिर हिला हिलाकर बताया। बेबी ने भी देखा देखी सिर हिलाकर हाँ भरी। बेबी माजी का तो नहीं? जुगनी ने नकार में सिर हिलाया। बेबी ने भी किया नहीं। बेबी मेम साहब का तो नहीं? नहीं, बेबी सिर हिलाता रहा। बेबी बड़ा राजा है।
गोद में उठाकर जुगनी बाहर फाटक पर आ गई। बेबी अब 10 महीने का था, गोल मटोल मक्खन के गोले सा उजला चिकना और भारी। रात दिन जुगनी की गोद में चढ़ा रहता। उसकी भी कमर उसे उठाए उठाए दुखने लगती, पर उसे फर्श पर न उतारती। नर्स ने जब कई बार उसे समझाया कि इस तरह ये चलना नहीं सीखेगा, तब एक सुंदर गडोलना मंगवाकर उसके सहारे खड़ा कर देती थी। किंतु बेबी ने जहाँ जुगनी की शक्ल देखी और मुंह फाड़कर हाथ बढ़ा दिए, फिर चाहे माँ जी लेना चाहें या बहू जी, मेम साहब टॉफ़ी दिखाकर ललचाएं या बड़े साहब गेंद दिखाकर छिपा लें, बेबी इच्छित वस्तुओं के लिए रोता तो रहता, पर आया कि गोद से उतरकर उनकी गोद में न जाता। नॉटी बॉय, मेम साहब हंसकर कहती। बेबी जुगनी के अंचल में मुँह छिपा लेता। जुगनी विजयोल्लास से फूलती बाहर लॉन में आ जाती और अकेले में बेबी का मुख चुंबनों से भर देती, हवा में उछालती कुदाती और फिर सबकी नज़र बचाकर असमय में उसे दूध पिलाकर उसके दूध भरे मुख को चूमकर रो पड़ती। बेबी उसके गले का हार था। ये नहीं कि वो अपनी मुनिया को भूल गई हो, परंतु इतने दिनों में बेबी को अपने बालक की भांति पालकर वो अपने अभाव को बहुत कुछ संपूर्ण कर चुकी थी। मुनिया भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी। सास की चिट्ठी से मालूम हुआ था उसने भी 4 दांत निकाले हैं, वो भी खड़ी होने लगी है। यद्यपि वैसे वो बिल्कुल दुबली पतली सी है, किंतु कल्पना में उसे मुनिया वही 9 दिन की नन्ही बच्ची दिखलाई पड़ती और फिर दूसरे क्षण मुनिया बेबी के रूप में बदल जाती। बेबी को लेकर ही जुगनी इतनी व्यस्त और भरी पूरी थी कि दिवस पंख लगाकर कब कहाँ उड़ते जा रहे हैं इसका उसे पता ही नहीं लगता। बेबी उससे इतना हिल गया था कि किसी दिन उसे धोती बदलने, चोटी करने तक का समय न मिलता। अब वो दिन में बहुत कम सोता। साहब लोगों के कमरे में जाता तो गोल मेज़ों के ऊपर रखे फूलदानों, चित्रों, अन्य दर्शनीय वस्तुओं को लेने को लपकता और वस्तु हाथ में आने पर 2-4 मिनट खेल कर ही वो उसे व्यर्थ भार की भांति दूर फेंक देता या दांत गड़ाकर उन पर चित्रकारी बना देता। कमरे भर में शोर मच जाता। जुगनी, जुगनी, बेबी को पकड़ो। अरे आया, दौड़ो, बेबी ने मेरा पेन ले लिया है, लो। वो उसका निब चबा डाला और जुगनी आंखों में हंसती व्यस्त भाव से आती। काली स्याही से पुते बेबी को गोद में उठाकर राजा बेटा को तितली पकड़ने का वायदा करती ले जाती। साहब हंस पड़ते। मेम साहब तो ऐसे पाजी बेबी को दुर्राते भी डरती थी। वो आते साड़ी पकड़कर दांतों से खींचता, फूले हुए सुंदर जापानी ढंग के बने केश विन्यास के सौंदर्य की तनिक भी चिंता न कर मुट्ठी में भींच लेता। उई बाबा, यू नॉटी बॉय, मेम साहब उसे झिड़क कर दूर कर देती। बेबी मुंह फैलाकर रोने लगता, कालीन पर लौटने लगता। फिर चाहे माँ जी अपने कांपते हाथों से उठाएं या बहू जी सेलुलाइट का गुड्डा दिखाकर मनाएं, वो जुगनी को छोड़कर किसी के वश में न आता। माँ जी कभी कभी कहती, जुगनी, अब तनिक बेबी को दुलारे के साथ गाड़ी पर घुमाने भेजकर तुम मेरे सफ़ेद बालों में उंगलियां तो फिराओ। जुगनी मरे मन से बेबी को दुलारे को देना चाहती, फुसलाकर गाड़ी में बिठा देती। आया, बेबी दुलारे को हैंडल पकड़ते देख गाड़ी से खड़ा हो जाता। जुगनी उंगली से बैठने को कहती, पर वो आया कि इस आज्ञा को मानना उचित न समझता। एक पैर और बढ़ाता, दूसरा भी, और सिर बाहर लटका लेता। अरे अरे, गिरा। जुगनी माँ जी के केस छोड़कर लपक कर उसे थामती। कैसा पाजी बालक है, माँ जी बड़बड़ाती। इस जुगनी ने तो इसे एकदम बिगाड़ दिया है। क्यों रे, जब ये चली जाएगी तब क्या करेगा? बेबी प्रपितामही को मुट्ठी बांध कर दिखाता। पोपली माँ जी हंस पड़ती। बेबी 1.25 साल का हो चला था और प्रायः 2 मास से माँ जी और बहू जी में जुगनी को विदा कर देने की मंत्रणा चल रही थी। वो अब भली भांति पैरों पर चलता था। दूध, डबल रोटी, अंडा सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाने लगा था। डॉक्टर ने दूध छुड़ाने का आदेश जुगनी को बहुत पहले दे दिया था, परंतु वो छिपे चोरी आंख बचाकर पिला देती थी। माँ जी अब कड़ाई से जुगनी की देख रेख रखती कि वो अपना दूध बेबी को न पिलाए। वो सोचती थी कदाचित दूध छूट जाने पर बच्चा दूसरों से हिल जाएगा, किंतु बेबी ने दूध छोड़ देने पर भी भोजन पान करने का अधिकार जुगनी के हाथों में सुरक्षित रखा था। वो बिना जुगनी के किसी प्रकार भी दूध में भीगी डबल रोटी न खाता। ऊपर का दूध पिलाने की कला तो जुगनी के सिवाय कोई जानता ही न था। बेबी एक घूंट दूध पीता और दालान में 1 2 3 करके एक दौड़ लगाता। दूसरा घूंट पीता और जुगनी से फिरकी चलवा कर देखता। तीसरा पीता तो जुगनी को बंदर की नकल करके दिखानी होती। रात को जुगनी को गोद में चढ़े बिना वो अपने नन्हे पलंग पर कभी ना लेटता। एक दिन मेम साहब अपनी परिचारिका के अस्वस्थ होने से जुगनी को बेबी से छिपाकर किसी उत्सव में साथ ले गईं।
उसने बेबी ने रो रो कर सारे घर को परेशान कर डाला। आया को ढूंढते ढूंढते वो गुसलखाने में जाकर रोता रोता सो गया। जाग जाने के भय से किसी का साहस न पड़ा कि उसे उठाकर पलंग पर लिटा दें। 11 बजे जब जुगनी लौटी तो उसने उसे बचवा बेबी कहकर जैसे ही गोद में भरा, बेबी आया के गले में बाहें डालकर फूट कर रो उठा। जुगनी भी बड़ी कठिनाई से अपने आंसू रोक पाई। 10 दिन हुए, शहर की ही एक आया बेबी के लिए खिलाने को बुलाई गई थी। माँ जी ने मेम साहब को जब राजी कर लिया था कि बच्चा जुगनी का दूध नहीं पीता तो नाहक ही 100 रुपया मासिक का खर्च करने में लाभ, बच्चा खिलाने वाले तो 25 रुपये में मिल जाएंगे। जब नई आया आई तो जुगनी को कहा गया कि वो धीरे धीरे बच्चे को अपने से दूर करती जाए। कलेजे पे पत्थर रख जुगनी ने सब सुन लिया। बेबी को उसे छोड़ना पड़ेगा, ये वो पहले ही दिन से जानती थी, पर बीच में जाने किस जादू की छड़ी के स्पर्श से वो उस कठोर सत्य को भुला बैठी थी। अब उसे भोजन कराने के लिए नई आया तैनात की गई। जुगनी सामने बैठी भर रहती। सेज गाड़ी का हैंडल नई आया थामती और जुगनी साथ साथ चलती। रात को नई आया की गोद में लेटकर जुगनी के मुख से लोरी सुनता सुनता बेबी सो जाता। नई आया उसे थपकियाँ देती। पत्थर की मूर्ति सी जुगनी पास खड़ी देखती। वो पराया धन जिसे दूध पिलाने और सेवा करने के नाते वो अपना मान बैठी थी, किस प्रकार धीमे धीमे उसका मोह छोड़ रहा है। अब वो कभी कभी दुलारे का हाथ पकड़कर पिछवाड़े की मुर्गियाँ देखने चला जाता। नई आया एक दिन उसे बाजार जाकर चूड़ियाँ पहनवा लाई। बेबी मेरा है, नई आया ने कहा। बेबी उसकी गोद में छिप गया। कई बार बुलाने पर जुगनी के पास आया। बात कुछ नहीं थी, पर जुगनी की आंखें भर आईं। हाय, वो क्यों यहाँ आई? अपनी मुनिया को कैसे बुला बैठी? ये उसी का दंड तो नहीं है? नहीं, अब वो यहाँ से चली जाएगी। ये लोग स्वयं ही 2-4 दिन में जवाब देने वाले हैं। क्यों ना वो स्वयं ही छुट्टी मांग ले? आखिर मैं बे औलाद तो नहीं हूँ, मेरे भी तो मुनिया है। उसकी आंखों में वही 9 दिन की मुनिया की धुंधली तस्वीर फिर गई। संध्या को उसने जाने की छुट्टी मांगी। अरे आया, और 1 आध महीना रहती, माँ जी ने कृत्रिम स्नेह से कहा। पर घर पर तेरी लड़की भी तो छोटी है। बेबी तो नई आया से हिलमिल गया है। खैर 2-1 रोज़ याद करके भूल जाएगा। जुगनी ने चुपचाप सुन लिया। उसके पति का पत्र आ गया था। वो लिवाने आ रहा है क्योंकि माँ बीमार है और मुनिया भी। बृहस्पति को उसका पति आ गया। दूसरे दिन जाने की तैयारी थी। जुगनी सारी रात जागती रही। मना करने पर भी बेबी के सभी ऊनी सूती कपड़े धो डाले। उसके खाने के बर्तन मांझ मांझ कर चमका दिए। खिलौने सभी ढूंढ कर बक्स में बंद करके ताली बहू जी को दे दी। कपड़ों पर इस्त्री करके ड्रॉर में तह कर रख दिए। जूतों पर पॉलिश की, यहाँ तक कि सेज गाड़ी भी धोई पोछी। उसकी नन्ही मेज कुर्सी पर वार्निश किया और सवेरे बाजार जाकर ढेर से खिलौने खरीद लाई। पति हैरान था। 1.5 साल बाद मिलने पर भी जुगनी ने उससे विशेष बातें न की थीं। उसने चिढ़कर क्या उसे खिलौनों की कमी है जो रद्दी सद्दी टोकरी भर खिलौने उठा लाई? जुगनी ने वही मिट्टी के घोड़ा हाथी बेबी के आगे रख दिए। गाड़ी का समय होता जा रहा था। पति ने उसका सब सामान बांध लिया। बहू जी, माँ जी सभी ने उसे कपड़े दिए थे, इनाम भी। पर जुगनी बेबी का खेल देख रही थी। बेबी एक खिलौना उठाता, तनिक देर खेलता, फिर निशाना बांध कर मारता। धम से खिलौना गिरता और चूर चूर हो जाता। हाथी की सूंड टूटी, घोड़े के अगले पैर चूर चूर हो गए, सिपाही की गर्दन अलमारी के पीछे जा छिपी। पनिहारन के तो खंभे से टकराते ही अंजर पंजर ढीले हो गए। दालान भर में कूड़ा हो गया। माँ जी, बहू जी, मेम साहब सभी आ गए। साइस ने आकर कहा, गाड़ी तैयार है, रेल का समय भी हो गया है। आया, तैयार हो जाओ, माँ जी बोली। जुगनू ने आखिरी खिलौना बेबी को थमा दिया और खड़ी हो गई। बेबी ने खिलौना फेंक दिया और उसकी तरफ लपका। जुगनी का हृदय भरा जाता था। मुंह से आंचल ठूंस कर रुलाई रोकी। छी, पराए बालक पर इतनी हौस, वो क्यों रोए? अच्छा तो है, अपनी मुनिया के पास जा रही हूँ। उसने बेबी को नई आया के पास जाने को कहा, पर धोती पर चादर ओढ़ते देख बेबी मचल गया। नहीं नहीं, जुग्गी आया। बेबी ने हाथ पसारे। जुगनी ने उसे गोद में भर लिया। बेबी, बचवा, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका हृदय गला जाता था। बेबी भी रोने लगा। मेम साहब ने नई आया को पुकारा। आया, बेबी को ले जाओ। जुगनी, इसे दे दो, रोना बंद कर दो, वरना बेबी उसके पास नहीं जाएगा। जुगनी ने आंसू पोंछ लिए। सबके सामने बेबी का मुख चूम लेने का साहस उसे नहीं हुआ। धीरे से उसे उतार दिया और टूटे खिलौने बटोरने लगी।
उसकी गठरी बांध सबको सलाम करो गाड़ी में आ बैठी। साइस ने घोड़े को चाबुक लगा दी। रेल जब कुछ दूर चली आई और डिब्बे में किसी प्रकार बैठने भर को जगह हो गई तो जुगनी ने पति से पहली बार पूछा, मुनिया कैसी है? क्या बुखार कई दिन से आता है? अभिमान से भरे पति ने व्यंग से उत्तर दिया, क्या करोगी मुनिया को पूछकर? बड़े लोगों के लाल को गोदी खिलाकर तो बिटिया को बिसार ही दिया है, तुम्हारे लिए मरे या जिए। जुगनी फिर रास्ते भर पति से न बोली। अपनी खाली गोद उसे खाए जा रही थी। दूध छुड़ा देने पर भी वो इतना भारी भरकम गेंद सा बेबी हर समय ही कूल्हे पर टंगा रहता था। रेल दौड़ रही थी। छक्का छक छक्का छक। गांव, मकान, पेड़ पौधे सभी पीछे भाग रहे थे। जुगनी का घर पास आता जा रहा था, पर जुगनी का मन बैठा जा रहा था। वो अपनी मुनिया को क्या मुंह दिखाएगी? किस हौसले से उसे गोद में लेगी? उसके हिस्से का दूध उसने पराए बालक को पिला दिया। यही नहीं, बची खुची तलछट भी वहीं सुखा आई। किस बूते पर वो अपनी बच्ची को गोद में लेगी? आंखें बचा आंचल की ओट करके उसने स्तन को दबाया। दूध एकदम नहीं था, छिद्रों में ठूंठ पड़ चुकी थी। स्टेशन आ गया, पति ने कहा और सामान समेटने लगा। बुखार से तपती सास के पांव जब जुगनी ने छू लिए और पास पड़ोस की स्त्रियों से राम जुहार हो चुकी तो सास ने खांसते हुए कहा, बहू ले अपनी धरोहर संभाल। खटोले पर पैताने सोई हुई दुबली पतली बढ़े हुए पेट वाली मैले फटे कुर्ते से ढकी मुनिया को उठाकर सास ने उसकी ओर बढ़ाया। अरे यही मुनिया है? जुगनी के नेत्रों में 9 दिन की फूल सी मुनिया का चित्र वेग से लिपट गया। ये कंकाल उसकी मुनिया है, 1.5 साल की मुनिया। पर उसने हाथ बढ़ाकर लड़की को ले लिया। इतनी हल्की? बेबी की गदराई देह का गुदगुदा स्पर्श जुगनी के मानस में फड़फड़ा उठा। लकड़ी जैसी सूखी टांगों पर हाथ फेरते हुए उसने सोचा, खैर मालिश करूंगी, टॉनिक पिलाऊंगी। वो बेबी के यहाँ रहकर टॉनिक की महत्ता समझ चुकी थी। टॉनिक पिलाऊंगी तो अच्छी हो जाएगी। करुणा से भर उसने बालिका को हृदय से लगा लिया। अम्मा, बालिका मिनमिनाई। अम्मा, उसने आंखें खोल दी। बेटी मुनिया, जुगनी ने पुचकारा। मुनिया ने पल भर जुगनी को ताका। ये कौन है? ये तो उसकी अम्मा नहीं है। वो पोपली दम दम पर खांसने वाली अम्मा। वो जुगनी की गोद में छटपटाई, भय से चीखी, अम्मा, और लपक कर उसकी गोद से उतरकर ताड़ के सिपाही सी डगमगाती हुई दादी की गोद में गिर पड़ी। मुनिया, जुगनी ने हाथ पसारे। मुनिया दादी की पीठ में मुंह देकर छिप गई। जुगनी के हाथ पसरे ही रह गए। अभी आप सुन रहे थे चंद्र किरण सोनरेक्सा जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी, किराए की माँ। ये कहानी सन 1942 में प्रकाशित हुई थी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।